नमस्कार बच्चों। कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक है वितान, उसकी एक कहानी है सिल्वर वेडिंग, उसका अध्ययन करना शुरू किया था। तो अब तक हमने पढ़ा कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं यशोधर पंत, जिन्हें हम यशोधर बाबू के नाम से इस कहानी में जानते हैं। तो उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। तो 25वीं सालगिरह पर यद्यपि यशोधर बाबू हैं, वे ये मानते हैं कि ये सिल्वर वेडिंग वगैरह जो है, या फिर वेडिंग एनिवर्सरी मान लो, ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह है, ये सब अंग्रेज़ों के चौंचले हैं, बड़े साहबों के चौंचले हैं। ये सब अपने कस्टम में, अपने रिवाज में वे नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी उनके जो ऑफिस के कर्मचारी हैं, उनके कार्यालय के जो कर्मचारी हैं चड्ढा, इनके जोर देने पर उन्होंने और उनको 10 का नोट पकड़ा दिया कि ये लो रुपए, और आप अपने हिसाब से जो भी पार्टी वगैरह का आयोजन करना हुआ करो, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। ये उनके सोच के विपरीत था। अब आगे देखते हैं। चड्ढा के जोर देने पर, देखो पहले कहा था ना मैंने कि उन्होंने सिर्फ 10 रुपये दिए थे, लेकिन उनके जो ऑफिस का कर्मचारी है चड्ढा, उसके जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के 2 नोट 2 और दे दिए। लेकिन सारे सेक्शन मतलब अनुभाग विभाग के इसरार करने पर, इसरार का अर्थ होता है आग्रह करना, आग्रह करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए नहीं रुके। दावत मतलब भोज मान सकते हो, वह कोई छोटा भोज है, छोटी मोटी पार्टी है, स्नैक्स वगैरह तो उसके लिए वो नहीं रुके। 10-10 के 2 नोट 30 रुपये मांगे उन्होंने, पहले 10 दिए लेकिन 20 रुपये और मांगे कि 30 रुपये दो। तो 30 रुपये दे तो दिए, लेकिन उनके सारे सेक्शन के कहने पर भी स्वयं अपनी ही सिल्वर वेडिंग की दावत में वहाँ पर नहीं रुके। मातहत किसे बोलते हैं? अधीनस्थ, जो उनके नीचे कार्य करते हैं। तो मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर कि वे इस दावत में क्यों नहीं रुके। वे इस दावत में इसलिए नहीं रुके कि उनके जो गुरु थे किसंदा, जिन्हें वे अपना गुरु मानते थे, जिन्हें वे दप्तरी जीवन में, किसंदा ने ही उनका मार्ग प्रशस्त किया था दप्तरी जीवन का, तो उनके ही आदर्शों पर वे चलते थे। और उनके ये विचार थे, उनकी ये परंपरा थी कि जो अपने अधीन जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं, उनके साथ ऑफिस के कार्यालय के समय के अंत के समय में उनके साथ हंसी मजाक कर लेना एक अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ बैठकर गप्पे मारना, उनके साथ बैठना, ये समय बर्बाद करना है। यानी उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लेना चाहिए, लेकिन उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। तो ये किसंदा की परंपरा के विरुद्ध था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर रुकने से इनकार कर दिया। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान यानी बागीचे में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की एक नई रीत अपनाई। प्रश्न पूछ सकते हैं क्यों अपनाई? कि यशोधर बाबू ने मंदिर में बैठ करके प्रवचन सुनने और स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की रीत क्यों अपनाई, ये हम आगे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैं बता हूँ कि अब पिछले कुछ समय में ही उनका और उनके परिवार मतलब उनकी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा था। किसका? यशोधर बाबू का। और उनकी पत्नी और बच्चों के साथ छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा था। इसलिए वे जल्दी घर लौटना पसंद नहीं करते थे। वे चाहते थे कि जितना अधिक समय घर से बाहर बिताएं उतना ही ठीक है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि उन्होंने प्रभु में ध्यान लगाने की रीत क्यों अपनाई, या बिड़ला मंदिर के उद्यान में अधिक समय तो वे क्यों बैठने लगे। तो वे अपने घर लेट जाते थे क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चों के साथ उनका मतभेद होने लगा था। यह बात उनकी पत्नी बच्चों को बहुत अखरती थी। कौन सी बात अखरती थी? बुरी लगती थी कि वे मंदिर में बैठ करके ध्यान लगाते हैं। बप्पा, आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं,
जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। उनके बच्चे कहते हैं कि बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हो गए हैं जो मंदिर में बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं। ये ध्यान वगैरह लगाना तो बूढ़े व्यक्तियों का काम है जिनके पास और कोई काम नहीं है। तो वे समय व्यतीत करने के लिए अपना प्रभु में, ईश्वर में अपना ध्यान लगा करके अपना समय व्यतीत करते हैं। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। तो ये भी किशनदा के विचार हैं कि जो अपने सिद्धांतों पर जीते हैं, तो यहाँ पर सिद्धांत के धनी कौन हैं? यशोधर बाबू हैं। और जो सिद्धांत के धनी हैं वे अपनी आलोचना को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, उस पर व्यर्थ में ही अपने विचार व्यक्त नहीं करते हैं। तो वे उनकी आलोचना होती है। आलोचना किस बात की? कि आप अभी बूढ़े थोड़ी हुए हैं जो मंदिर में बैठ कर के ध्यान लगाते हैं। लेकिन वे इस बात का कोई उत्तर नहीं देते हैं। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज, ये दिल्ली के क्षेत्रों के नाम है, पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। तो वही बात यहाँ पर है, क्यों नहीं पहुंचते हैं कि दफ्तर का समय 5 बजे समाप्त होता है। लेकिन पूछ सकते हैं यहाँ पर प्रश्न बीच में से कि वह घर पर 8 बजे से पहले क्यों नहीं पहुँचते? क्योंकि यशोधर बाबू का उनकी पत्नी और बच्चों के साथ मतभेद रहते थे। तो वे घर जितना लेट हो सके, जितना देर से जाते थे, उतना ही वे अच्छा समझते थे। जल्दी जाना, घर लौटना पसंद नहीं करते थे। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी। अहाता किसे बोलते हैं? अहाता बोलते हैं 4 दीवारी से घिरा हुआ कोई क्षेत्र बीच में बोलते हैं, उसको बोलते हैं अहाता। पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। क्वार्टर अंग्रेजी शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, छोटा मकान बोल सकते हैं। क्वार्टर होता है चौथाई हिस्सा। तो एक मकान का चौथाई हिस्सा मतलब छोटे छोटे सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट मकान बनाकर देती है, जिनको क्वार्टर कहते थे, अभी भी कहते हैं। तो वहाँ पर 3 बेडरूम वाला एक क्वार्टर हुआ करता था, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। तो जहाँ पर उन किशनदा का क्वार्टर होता था ना, वहाँ पर अब क्या है, एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया, ये दिल्ली का इलाके का नाम है, DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर, गोल मार्केट भी बाज़ार का नाम है, ये तो अभी भी है दिल्ली में, गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टर की जगह है ऊंची इमारतें बना रहे हैं। वहाँ पर एक एक मंजिल के मतलब एक एक क्वार्टर बने हुए थे, तो उन सारे क्वार्टरों को तोड़ करके वहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना रहे हैं दिल्ली में। तो उनको देख करके उनका जी दुखी होता। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें ये ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। तो जहाँ पर उनकी किशनदा का क्वार्टर था, वहीं पर ही थोड़ी दूर में ही यशोधर बाबू का क्वार्टर है। अब धीरे धीरे उन क्वार्टरों को तोड़ करके वहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बना रही हैं। तो अब यशोधर बाबू समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको तोड़ करके ये बहुमंजिला इमारत बना रहे हैं, ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लेकिन वे ये जरूर सोचते थे कि वह अपनी जो यादें हैं पीछे हुए समय की, जहाँ पर इतना समय उन्होंने बताया था, उस यादों का दुख मनाने के लिए उन्हें इस क्षेत्र में ही, इसी स्थान पर रुके रहना जरूरी है। उन्हें एंड्रूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड, ये सब दिल्ली के स्थानों के नाम हैं, आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुसार D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई। देखो, जो कर्मचारी होते हैं उन्हें पद के अनुसार ही सरकारी क्वार्टर अलॉटमेंट करते हैं, उन्हें देते हैं। अगर आप में से कोई, ये अपना झुंझुनू में ही है,
कोपर शहर, खेतड़ी कोपर है ना, कोपर शहर बसा हुआ है। तो अगर वह देखने का अवसर मिला है तो उसमें देखेंगे कि वहाँ पर ए टाइप क्वार्टर है, फिर बी, सी, डी, ई और एफ तक टाइप क्वार्टर बने हुए हैं। तो जो एक क्वार्टर हैं उनमें आगे भी बगीचा, पीछे भी बगीचा, 4 बेडरूम। बी में आगे बगीचा, पीछे नहीं, 3 बेडरूम। फिर सी में थोड़ा बगीचा कम हो जाएगा। और एफ जो नीचे क्वार्टर आता है उसमें सिर्फ एक कमरा मिलता है था और एक उसमें साथ रसोई मिलती थी। तो ये अलग अलग जो कर्मचारी जिस पद पर कार्य करता है तो उसी पद के अनुसार उसे ये अलग अलग क्वार्टर अलॉट करते थे। तो चूँकि दिल्ली में यशोधर बाबू एक अच्छे ठीक ठाक पद पर थे तो उन्हें D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर, यानी अच्छा क्वार्टर मिलने की कई बार खबर आई कि आपको वहाँ पर एक अच्छा क्वार्टर अलॉटमेंट हो जाएगा। मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट, यानी जिस स्थान पर उन्होंने शुरू में रहना शुरू किया था अपने गुरु किशनदा के साथ, उस गोल मार्केट को छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की अन्य बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलाट करा लिया, अपने नाम पर करवा लिया, लेकिन उस क्षेत्र को छोड़ करके नहीं गए। पत्नी के ये पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। ये कहकर मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे कि पत्नी ने कहा कि जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यह फिक्रा कह करके मुस्कुराते थे। तो मतलब जितना भी हम पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार हम देख रहे हैं कि यशोधर बाबू पर किशनदा की छवि पूर्णतः छाई हुई थी। जिस प्रकार किशनदा सोचते थे, जिस प्रकार किशनदा बोलते थे, जिस प्रकार किशनदा मुस्कुराते थे, कोई बात कहते थे, तो उसी तरह यशोधर बाबू भी बातें कहते थे, सोचते थे। उनके विचार यशोधर बाबू पर पूर्णतया छाए हुए थे। अब देखो आगे, सच तो ये है, हाँ तो ये देखो अपने जो ऊपर 2% देखे थे ना कि वो यशोधर बाबू देर से घर क्यों जाने लगे थे या 8 बजे से पहले घर क्यों नहीं पहुंचते थे, तो उनका उत्तर यहाँ पर इन 3 पंक्तियों में है। सच तो ये है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। क्यों? कि यशोधर बाबू थोड़ी पुरानी परंपराओं को, अपने आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पत्नी और जो बच्चे हैं वे आधुनिक युवा हैं, तो वे नई सोच रखते हैं। तो उनमें और उनके बच्चों में धीरे धीरे मतभेद होने लगा, इसलिए वे नहीं चाहते कि जल्दी घर लौट करके कोई किसी बात पर विवाद हो। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ में नहीं आती है कि उनका बड़ा बड़ा लड़का है, वो कोई विज्ञापन संस्थान में नौकरी मिल गई है और यशोधर बाबू को लगता है कि उनका पुत्र एक साधारण सामान्य पुत्र है, लेकिन उन्हें असाधारण वेतन, यानी इतना वेतन मिलता है जितना वेतन यशोधर बाबू को रिटायरमेंट के समय मिलना शुरू हुआ है ना, उतना वेतन उसके पुत्र को नौकरी के शुरू के वर्षों में ही मिलना शुरू हो गया है। तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इतना अधिक वेतन ये क्यों देते हैं। वे कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा, यानी कोई घुमाव है, कोई लफड़ा है इसमें, कि इसमें एक साधारण योग्यता का जो मेरा पुत्र है उसे इतना असाधारण वेतन क्यों दिया जा रहा है। यदि वेतन तो 1500 रुपया था, लेकिन ये बात कब की है, 72 की। तो उस समय ये 1500 रुपया भी बहुत ही होता था। तो इसलिए कहें कि इस अधिक वेतन इन्हें क्यों दिया जा रहा है, इस बात में नौकरी में कुछ न कुछ जोलमेल गालमेल है।
यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है। आईएएस परीक्षा होती है, इंडियन अलाइड सर्विसेज, तो उसकी तैयारी कर रहा है। और यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना असंभव है कि जब ये पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। देखो आईएएस का एग्ज़ाम होती है ना, इसमें मेरिट के आधार पर नियुक्तियां मिलती हैं, यानी जो मेरिट में ऊपर ही ऊपर होता है, सबसे अधिक नंबर लेके आते हैं, उन्हें आईएएस बनने का अवसर मिलता है, यानी जो हमें कलेक्टर बोलते हैं वह बनने का अवसर मिलता है। उसके बाद में नीचे आते हैं तो आईपीएस बनने का अवसर मिलता है, जिसमें एसपी बोलते हैं, वह बनने का अवसर मिलता है। और जो जो नंबर कम मिलते जाएंगे तो उन्हें आईआरएस, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये पद मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वे आईएएस का एग्ज़ाम दी, इसमें पास तो हो गया, लेकिन उसकी मेरिट काफ़ी नीचे आई, तो उसने नौकरी तो लग रही थी लेकिन अच्छा पद नहीं मिल रहा था। तो उसने दूसरी बार परीक्षा देने की तैयारी शुरू कर दी। किसने? यशोधर बाबू के दूसरे बेटे ने। ये यद्यपि इसमें यशोधर बाबू सोच रहे हैं कि उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं की, उन्हें कर लेना चाहिए था, क्योंकि उन्हें नौकरी तो मिल रही थी, क्योंकि उनकी जो विचार हैं वो मतलब सामान्य व्यक्ति के विचार हैं कि एक साधारण नौकरी मिल रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका पुत्र है वह आधुनिक युवा है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर, स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति बोल सकते हैं अपन, स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। तो बड़ा पुत्र है, विज्ञापन संस्था में नौकरी मिल गई है। दूसरा पुत्र है वह आईएएस की तैयारी कर रहा है। पहले चांस में भी उसे नौकरी मिल रही थी, लेकिन पद थोड़ा जो होता है नीचे में, सूची में काफ़ी नीचे मिल रहा था, तो वह थोड़ा ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए दूसरी बार आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उनकी तीसरा बेटा था वह स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया पढ़ाई करने। और उनकी जो बेटी है, एकमात्र इकलौती पुत्री एक, पुत्र तीन थे, तो उनकी जो बेटी है वह विवाह के प्रस्ताव अस्वीकार करके और डॉक्टरी यानी एमबीबीएस का अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाने का धमकी दे रही है कि मैं अमेरिका चले जाऊंगी, वहाँ पर पढ़ूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं कि उनके बच्चे अच्छे पद पर पहुंच रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका पढ़ने चला जा रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, और उसकी प्रथम बार उसको सिलेक्शन भी हो गया था, और एक विज्ञापन संस्था में अपने पिता के बराबर है। जब पिता को जो रिटायरमेंट में जितना पद वेतन मिल रहा है उतना ही वेतन उनको शुरू में मिल रहा है, तो अपनी तरक्की से, उनके पुत्रों की तरक्की से वे खुश हैं। वहीं समहाउ, ये समहाउ है ना, ये यशोधर बाबू का तकिया कलाम शब्द है। तकिया कलाम जो मुंह से बार बार बोलते रहते हैं। तो वहाँ समहाउ ये भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं है। एनीवे मतलब तथापि, जनरेशन मतलब एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गैप, अंतर तो होता ही है सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। तो वह यशोधर बाबू पिता हैं, तो वे अपने आप को दिलासा देते हैं, ढाढ़स, सांत्वना देते हैं कि एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी के बीच में थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है। तो ये सोचकर तो खुश हैं कि उनके पुत्र हैं, उनकी पुत्री हैं, अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सोचकर दुखी भी हैं कि उनके जो बच्चे हैं वे उसके गरीब रिश्तेदारों के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रखते हैं। ये बात उन्हें खटकती भी है। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है
तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड़ बना डाला है। यानी जो मूल संस्कार हैं ये वे भी क्या हैं, आधुनिक नहीं है, वे भी यशोधर बाबू के समय की है, यशोधर बाबू की पत्नी भी। लेकिन बच्चों की तरफदारी, बच्चों का पक्ष लेने की जो मात्र सुलभ भावना है, उस भावना ने यशोधर बाबू की पत्नी को मोड़ यानी आधुनिक बना दिया है वो भी पुराने समय की। उसके मूल में मन में संस्कार तो पुराने ही हैं, लेकिन बच्चों का पक्ष लेने के चक्कर में वह आधुनिक बन रही है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। तो इस बात का दुख है कि जब शादी होकर के मैं इस परिवार में आई थी तो मेरी बात कभी नहीं मानी गई, मेरी बात कभी नहीं सुनी गई। जैसा कि आम संयुक्त परिवारों में ऐसी बातें होती रहती हैं कि मेरी जिठानियों की बातें मानते थे, उनकी चलती थी, मेरी नहीं बातें कभी सुनी गई। तो इस बात का वह दुख है उसे, और उस दुख को वह बार बार यशोधर बाबू के सामने कहती भी रहती है, उसको शिकायत इस बात का रहती है। उनका ये भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे संबंधों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। क्योंकि बच्चों तो उसमें थे नहीं, या थे तो बहुत छोटे थे, तो उन्हें पता नहीं है कि जब उनकी माँ शादी करके इस परिवार में आई थी तो उस पर किस प्रकार के उसके साथ व्यवहार किया गया था। तो वह अपने बच्चों को बताती है कि जब बुढ़िया ताई जिस प्रकार के नियम, बातें, कानून लागू करती थी वे सारी बातें उन्होंने मेरे पर भी लागू की। जैसा कि आप बोल सकते हो कि घूंघट निकालना, कि और कुछ करना, कि पुराने टाइप के कपड़े पहनना, ये सब यशोधर बाबू की पत्नी से भी यशोधर बाबू ने करवाए। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, उन्मुख मतलब है कि उनकी ओर मुख करके, यशोधर बाबू की ओर मुख करके कहती है, क्या कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। सुविधा हो मतलब आसानी हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। ये किसने कहा? यशोधर बाबू की पत्नी ने, कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें यानी पुरानी बातें मैं नहीं मानूंगी, मेरे बच्चे भी नहीं मानेंगे, और मैं भी उसी हद तक मानूंगी जहाँ तक आसानी हो मानने में। अगर मेरे भी कोई परेशानी हुई, कोई संकट हुआ, कोई दुख हुआ, तो मैं भी तुम्हारी ये पुरानी बातें नहीं मानूंगी। ये सब ढोंग ढकोसला यहाँ पर किसे कहा गया है? यशोधर बाबू के पुराने रीति रिवाजों को, विचारों को, पुराने आदर्शों को, पुराने कस्टम जिसे रिवाज बोलते हैं, उन सब को यहाँ पर यशोधर बाबू की पत्नी ढोंग ढकोसला कह रही है। तो चलो आज इतनी ही कहानी पढ़ेंगे, बाकी कहानी का अध्ययन हम करेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद।